Assalamualaikum dear students, this is lecture number 2 from chapter number 10th, class 10th biology, and today I am going to teach you the air passageway. डियर फ्रेंड्स, इस टॉपिक का एक बार आपको ओवरव्यू में बताता हूँ कि यहाँ पर क्या क्या रीड आउट करना है, क्या पढ़ना है हमने। उसमें पहली चीज़ ये होगी कि डियर फ्रेंड्स, जब हम सांस लेते हैं, ठीक है, सांस लेने के दौरान हमारा जो एयर है वो कहाँ से हमारे लंग्स तक पहुँचती है, यानी कि हमारा हवा का जो रास्ता है वो कौन सा है, उसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स हैं। पॉइंट नंबर 2, हम उन हर एक पार्ट को डिटेल में देखेंगे। फिर तीसरी चीज़ हम यहाँ पर ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो वॉइस है, जो आवाज़ है, ये हम कैसे प्रोड्यूस करते हैं, हमारे अंदर कैसे पैदा हो रही है। उसके बाद डियर फ्रेंड्स, अगर हम बात कर लेते हैं एयर पासेजवे की, हवा के रास्ते की या फिर खुराक के रास्ते की बात कर लें, तो डियर फ्रेंड्स दोनों जो वे हैं, फूड वे एंड द एयर वे, दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये होती है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि जो खुराक है वो हमारी जो फूड होती है, जब हम खाना खाते हैं तो वो हमारी जो ट्रैकिया होती है, जो हमारी हवा वाली नाली होती है, वहाँ पर या लंग्स के अंदर क्यों नहीं जाती। और दूसरा पॉइंट ये कि क्या जो हवा है वो हमारे लंग्स की बजाय हमारे स्टमक में जा सकती है कि नहीं जा सकती, क्योंकि उसकी रीज़न यही है ना कि जो हवा की नाली है और जो स्टमक है वो दोनों एक में आपस में इंटरकनेक्टेड है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि जो हवा है वो स्टमक में चली जाए और जो खुराक है वो स्टमक के बजाय लंग्स में आ जाए। इज इट पॉसिबल और नॉट, इसको देखेंगे। एट द एंड हम ये देखने वाले हैं कि डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर जो गैसेस का एक्सचेंज होता है वो किस तरह से होगा लंग्स से हार्ट की जानिब। और यहाँ पर चंद एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी बनेंगे और जो कि आपके एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और ये जो टॉपिक होगा ये टॉपिक एज अ लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर यूज़ किया जा सकता है। और उसके साथ साथ बेटा अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन भी बनेंगे और एमसीक्यूज भी बनते हैं। तो असल में बेटा हुआ कुछ इस तरह से कि ये जो लेक्चर है ये ऑलरेडी रिकॉर्ड किया गया था, लेकिन उसमें वॉइस क्लियर नहीं थी। तो दैट्स वाई मुझे एक कमेंट आया जिसमें बताया गया कि सर इसका क्वालिटी भी ठीक नहीं है और वॉइस भी नहीं है। तो दैट्स वाई इसी वजह से हम इसको दोबारा रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो डियर फ्रेंड्स, चलिए ज़रा स्टार्ट करते हैं और ज़रा समझने की कोशिश करते हैं एयर पासेज वे को। ज़रा इस साइड पर आ जाए, देखें ज़रा माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम एयर पासेज वे की बात करते हैं तो यहाँ पर सिंपली जो चीज़ हमें समझ में आ रही है वो यही है कि हवा का रास्ता। लेकिन हवा का रास्ता किन किन हिस्सों पर मुश्तमिल है, हवा कहाँ से कहाँ पे जाती है, उसको समझने के लिए एक बार सांस लीजिए ज़रा और गौर करें। देखें, जब हम सांस लेते हैं तो सांस लेने के दौरान जो हवा है वो पहले हमारे नोज में जाएगी, नोज के बाद माय डियर फ्रेंड्स वो फेरेंक्स में आएगी, फिर लैरिंक्स में जाएगी, फिर ट्रैकिया में आएगी। ये जो नाली है इसको ट्रैकिया कहेंगे। ट्रैकिया जैसे सीने में दाखिल होगा ये दो नालियों में डिवाइड हो जाएगा, उसको हम ब्रोनोकाई कहेंगे, ब्रोंकाई। ब्रोंकाई जैसे ही लंग्स में एंटर होंगे वो छोटी छोटी नालियों ब्रोंक्यूल्स में एंटर हो जाएंगे, फिर एल्वियोलर डक्ट्स बनेंगे, फिर एल्वियोलाई बन जाएंगी, एयर सैक्स बन जाएंगे। इज इट क्लियर? तो ज़रा हम देखते हैं माय डियर फ्रेंड्स, एयर पासेज वे यानी कि हवा का रास्ता उन तमाम हिस्सों पर मुश्तमिल होगा जिनमें से हवा जो है वो बॉडी के अंदर जाती है और गैसों के तबादले के बाद जो हवा है वो लंग्स यानी बॉडी से बाहर निकल आती है। उन तमाम हिस्सों को हम किसके अंदर इंक्लूड करेंगे? द एयर पासेज वे के अंदर इंक्लूड करेंगे। अब उसमें पहला जो है दैट इज द नेजल कैविटी, फिर आएगा बेटा फेरेंक्स। यहाँ पर देखते जाइए, यहाँ पर एक डायग्राम है डियर फ्रेंड्स, ये ऊपर वाला जो है ये नोज वाला पोर्शन है। अब नेजल कैविटी क्या होती है कि नाक के अंदर जो खाली जगह होगी उसको हम क्या नाम दे देंगे? उसको आप नाम दे देंगे नेजल कैविटी का नाम देते हैं। तो दैट्स वाई डियर फ्रेंड्स ये आपके पास क्या आ गई? दैट इज द नेजल कैविटी। अब नेजल कैविटी देखें, जो हवा वाला रास्ता है वो यहाँ से है, हवा यहाँ से आ रही है ऐसे। और नीचे वाले साइड पर देखें तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है ओरल कैविटी। अब नेजल कैविटी और ओरल कैविटी में फर्क क्या होता है? नाक के अंदर जो खाली जगह है वो तो नेजल कैविटी है, इसी तरह से जो माउथ के अंदर स्पेस होगी उसको क्या नाम दे देंगे? बक्कल कैविटी या फिर ओरल कैविटी का नाम दे देंगे। अब डियर फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए नेजल कैविटी, यहाँ पर नाक के अंदर जो खाली जगह है। अब ये जो नेजल कैविटी है ये बॉडी से बाहर की जानिब दो सुराखों में ओपन हो रहा है। जो नोज है वो बाहर की जानिब दो सुराखों में ओपन होता है। उन सुराखों को क्या नाम दे देंगे? उनको नाम दे देंगे नॉस्ट्रिल्स का नाम दे देते हैं। क्या नाम देंगे? नॉस्ट्रिल्स। तो पहला नॉस्ट्रिल्स, नॉस्ट्रिल्स के बाद आगे नेजल कैविटी। अगर हम नेजल कैविटी की थोड़ी जांच पड़ताल करें तो हमें पता चलता है कि जो नेजल कैविटी है उसके अंदर हमें म्यूकस भी मिलेगा और म्यूकस के साथ साथ हमें माय डियर फ्रेंड्स हेयर्स भी देखने को मिलते हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि इस म्यूकस और एयर का काम क्या होता है। और आपने बेटा सम टाइम ऑब्जर्व किया होगा कि
सर्दियों के सीजन में जब हम तेजी से सांस लेने की कोशिश करते हैं तो सम टाइम क्या होता है कि सम टाइम डियर फ्रेंड्स हमें खांसी आना, कफ आना शुरू हो जाती है। अब उसकी रीजन क्या है वो भी जरा यहीं पे समझते हैं। अब यहाँ पर डियर फ्रेंड्स अगर मैं नेजल कैविटी की बात कर लेता हूँ तो नेजल कैविटी के अंदर जो हेयर्स हैं उनका भी एक प्रॉपर रोल है, और अगर म्यूकस की बात कर लें उसका भी प्रॉपर रोल है। अब हेयर का रोल क्या होता है? हेयर का रोल ये होगा कि जैसे ही हम सांस लेंगे, सांस लेने के दौरान जो हवा होगी मे भी उसके अंदर कोई डस्ट पार्टिकल्स मौजूद हों या कुछ भी मौजूद हो, तो उन डस्ट पार्टिकल्स को जो सेपरेट करना है, क्लीन करना है, हवा में से सेपरेट करने का जो काम होगा वो नेजल कैविटी, नोज के अंदर जो हेयर्स होंगे उनका होता है। अब नोज के अंदर म्यूकस भी होता है। म्यूकस का काम क्या होता है? म्यूकस का काम होता है कि बाहर वाली हवा का जो टेम्परेचर है वो बॉडी के मुताबिक करना है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि डियर फ्रेंड्स अगर मैं सर्दियों के सीजन की बात करते हैं तो इन द विंटर सीजन में क्या होता है कि जो बाहर वाला इन्वायरमेंट होता है उसका जो टेम्परेचर है वो ऑलमोस्ट 20 डिग्री सेल्सियस या इसके कम चला जाता है, लेकिन हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो तो 37 डिग्री सेल्सियस है, वो तो कम ज़्यादा नहीं होने वाला। तो इसका मतलब है जब हम सांस लेंगे तो सांस लेने के दौरान जो बाहर वाली हवा है वो बॉडी में जा रही है ना, तो उसका जो टेम्परेचर है वो 20 डिग्री से 37 डिग्री सेल्सियस तक लेके आने का जो काम है वो किसका होगा? म्यूकस का होगा। इज इट क्लियर? अब दूसरी बात कि सर्दियों में अगर तेजी से सांस लें तो खांसी क्यों आती है? उसकी वजह यही होती है कि डियर फ्रेंड्स जब हम तेजी से सांस लेने की कोशिश करते हैं उससे क्या होगा कि जो म्यूकस है वो हमारी इस हवा को उतना, उसके टेम्परेचर को उतना मेंटेन नहीं कर पाता जितनी की जरूरत होती है। यानी कि अगर आप नॉर्मल सांस ले रहे हैं तो जो म्यूकस होगा वो बॉडी के हवा का जो टेम्परेचर है उसको बॉडी के टेम्परेचर के इक्वल करता जाएगा, लेकिन जब आप तेजी से सांस लेने की कोशिश करेंगे तो जो म्यूकस है वो उतनी जल्दी से हवा के टेम्परेचर को बॉडी के टेम्परेचर के इक्वल नहीं कर पाता, जिसकी वजह से ठंडी हवा हमारे लंग्स में चली जाती है। जब वो कूल्ड एयर हमारे लंग्स में जाएगी तो उससे क्या होगा? हमें कफ आना शुरू हो जाएगी। तो दैट इज द नेजल कैविटी। अब शॉर्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के नेजल कैविटी होती क्या है और उसके फंक्शन क्या है? आपने ये बताना कि नेजल कैविटी नाक के अंदर एक खाली जगह है जिसमें हेयर्स होंगे, म्यूकस होंगे। काम क्या है? काम ये है कि डस्ट पार्टिकल को साफ करना। दूसरा काम ये होगा कि म्यूकस का काम ये होगा कि इसने क्या करना है? टेम्परेचर को मेंटेन करना है आउटर जो एयर होगी उसके। अब सेकंड जो हिस्सा है माय डियर फ्रेंड्स वो है हमारे पास फेरेंक्स। लेकिन फेरेंक्स को समझने से पहले हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा फूड पासेज वे को भी। डियर फ्रेंड्स अगर हम खुराक की बात करते हैं तो खुराक सबसे पहले हमारे मुंह में जाएगी, माउथ में जाएगी, माउथ के बाद माउथ के अंदर जो खाली जगह ओरल कैविटी वहां पर जाएगी, और ओरल कैविटी के बाद जो खुराक है वो कहां पर जा रही है? फेरेंक्स के अंदर। यहां पर अब देखें, जरा समझने की कोशिश करें। डियर फ्रेंड्स ये देखें, ये आपके पास आ गया माउथ, माउथ के बाद ये क्या आ गई? ओरल कैविटी। ओरल कैविटी के बाद जो फूड है वो यहां पर आ रही है, ये वाला जो हिस्सा है। और हवा की अगर मैं बात करता हूं तो हवा भी मूव कहां आ रही है? इसी हिस्से पर, इसी जगह पर आ रही है। तो देखिए फेरेंक्स वो वाहिद जगह है जहां पर हवा और जहां पर जो खुराक है वो एक ही जगह पर आ रही है। उसके बाद क्या होना है डियर फ्रेंड्स? उसके बाद जो खुराक होगी वो इधर वाली साइड पर चली जाएगी, यानी कि ओसोफेगस, और ओसोफेगस से नीचे स्टमक आ जाएगा। लेकिन मैंने स्टमक बनाया नहीं है क्योंकि डायग्राम कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है। और इधर वाली साइड पर अगर हम देखें तो जो हवा होगी डियर फ्रेंड्स वो हवा ओसोफेगस में जाने के बजाय इधर ट्रैकिया के अंदर आ जाएगी। अब हम पढ़ रहे हैं फेरिंग्स के बारे में कि फेरिंग्स होता क्या है। तो डियर फ्रेंड्स आपने कहना है कि फेरिंग्स क्या है? फेरिंग्स एक मस्कुलर पासेज होगा दैट इज कॉमन फॉर फूड एंड एयर। पहली बात तो मस्कुलर पासेज। मस्कुलर पासेज का मतलब क्या होगा कि ये मिल के बना होगा मसल से। इसके अंदर किसी भी किस्म की ना तो बोन होगी और ना ही किसी किस्म का कार्टिलेज होगा। इज इट क्लियर? दैट्स व्हाई मैंने कहा कि ये मस्कुलर पासेज मसल से मिलकर बना है। और दूसरी बात डियर फ्रेंड्स ये किसके लिए कॉमन होगा? फूड भी इसमें से आएगी और हवा भी आएगी। यानी कि जो फूड है ओरल कैविटी से कहां पर आएगी? फेरेंक्स में। जो हवा होगी वो नेजल कैविटी से कहां पर आएगी? फेरेंक्स में। लेकिन उसके बाद वाला रास्ता दोनों का सेपरेट हो जाएगा। तो आपने कहना क्या है कि फेरेंक्स क्या है डियर फ्रेंड्स? Pharynx is a muscular passage that is common for both food and air। अब लेकिन यहां पर एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज दो बनते हैं बहुत ज्यादा। अब वो क्या है डियर फ्रेंड्स? सपोज दैट कि ये आपके पास फेरेंक्स है, ऊपर वाला हिस्सा फेरेंक्स वाला है और नीचे वाला जो हिस्सा है वो है लेरेंक्स का, ठीक है। अब फेरेंक्स का जो फ्लोर है, फेरेंक्स के फ्लोर पर एक सुराख होता है। फेरेंक्स के फ्लोर पर एक सुराख होगा। उस सुराख का जो नेम होगा दैट्स नेम इज क्या नाम होगा? ग्लॉटस। उसका नाम क्या होगा डियर फ्रेंड्स? उसका नाम होगा ग्लॉटस। ग्लॉटस क्या है? ग्लॉटस। यानी कि अगर मैं कहता हूं कि ये ऊपर वाला फेरेंक्स है, ये फेरेंक्स का फ्लोर, तो इसके फ्लोर में ये जो सुराख है, इस सुराख का नाम क्या है? इसका नाम है ग्लॉटस। लेकिन ये ग्लॉटस ओपन कहां पर हो रहा है? ग्लॉटस ओपन हो रहा है लेरेंक्स में। ग्लॉटस एक सुराख है जो फेरेंक्स के फर्श पे है, ओपन होगा लेरेंक्स में, और इसकी जो हिफाजत करेगा वो टिश्यू का एक पर्दा, एक फ्लैप करेगा जिसका नाम क्या होगा? एपिग्लॉटिस होगा। इज इट क्लियर? यहां तक बात समझ में आई? मैंने अभी अभी कहा
कि ग्लॉटिस क्या है। ग्लॉटिस एक सुराख है जो कि फेरेंक्स के फ्लोर पर मौजूद है। उसके बाद दूसरी बात, ये ओपन कहाँ पर हो रहा है, ओपन लेरेंक्स में हो रहा है। इसकी हिफाजत कौन करेगा, इसकी हिफाजत में है एपिग्लॉटिस। कौन होगा, एपिग्लॉटिस होगा, ठीक है। अब यहां पर जरा डायग्राम में देखें, फेरेंक्स हो गए यहां तक। फेरेंक्स के बाद देखिए मैंने कहा था जो खुराक होगी वो इधर वाली साइड पर आ गई। इधर वाला जो हिस्सा है उसका नाम क्या है, उसका नाम है ओसोफेगस। लेकिन जो हवा होगी वो यहां से मूव करते करते इस साइड पर आ जाएगी और इसका नाम क्या है, दैट्स व्हाई इट्स नेम इज अ ट्रैकिया। समझ आई बात। अब लेरिंग्स क्या है डियर फ्रेंड्स, ये जो नाली है ना इसका नाम है ट्रैकिया। अब ट्रैकिया की जो ऊपर वाली साइड है, बिल्कुल जो ऊपर वाला हिस्सा होगा ये वाला, इसको हम क्या नाम दे देंगे, इसको हम नाम दे देंगे लैरिंग्स का। क्या नाम देंगे, लैरिंग्स का नाम दे देंगे, ठीक है। ये ट्रैकिया का जो बिल्कुल ऊपर वाला हिस्सा है इसका नाम क्या होगा, लैरिंग्स होगा। और डियर फ्रेंड्स अगर हम लैरिंग्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो एक चीज आपको याद रखनी चाहिए कि यहां पर डियर फ्रेंड्स लैरिंग्स का नाम क्या है, इसको हम कहते हैं वॉइस बॉक्स। क्या कहेंगे, वॉइस बॉक्स। अब इसको वॉइस बॉक्स क्यों कहते हैं, इसको वॉइस बॉक्स कहने की एक रीजन है कि क्योंकि डियर फ्रेंड्स जब हम बातचीत करते हैं तो बातचीत करने के दौरान हमारी आवाज प्रोड्यूस होती है। आवाज क्यों प्रोड्यूस होती है, क्योंकि लेरिंग्स के अंदर डियर फ्रेंड्स वोकल कॉर्ड्स मौजूद होते हैं और फाइब्रस जो बैंड्स होते हैं उनकी रेशेदार पट्टियां मौजूद होती हैं, ठीक है। अब वो रेशेदार, जब हम बोलने की कोशिश करते हैं तो वो जो रेशेदार पट्टियां हैं, जो वोकल कॉर्ड्स होंगे वो वाइब्रेट करते हैं, इर्ताश करेंगे। जब वो वाइब्रेट करते हैं, वाइब्रेट के साथ साथ जब हम बोलने की कोशिश करेंगे तो हमारा जो माउथ है उसकी एक स्पेसिफिक मूवमेंट बनती है। तो माउथ की स्पेसिफिक मूवमेंट और वोकल कॉर्ड्स की या फिर फाइब्रस बैंड की वाइब्रेशन की वजह से हमारी आवाज प्रोड्यूस हो जाएगी। और ये किस पार्ट से होगी, दैट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द लैरिंग्स। तो लैरिंग्स से प्रोड्यूस होगी। तो आपने याद रखना है सेकंड, ये थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन, लैरिंग्स क्या है, लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स का नाम देंगे। ये आवाज प्रोड्यूस करने वाला हिस्सा होता है हमारी बॉडी के अंदर। अब इधर वाली साइड पर बेटा देखें तो ये आपके पास मैंने कहा था कि फेरेंक्स के फ्लोर पर, ये फेरेंक्स है सारा, ये फेरेंक्स का फ्लोर, उसके फ्लोर पर ये सुराख है, सुराख का नाम क्या है, ग्लॉटिस। क्या नेम है, ग्लॉटिस। अब इस ग्लॉटिस की अगर मैं बात करता हूं तो डियर फ्रेंड्स इस ग्लॉटिस के ऊपर वाली साइड पर देखें, जरा मैं दोबारा बना देता हूं। ग्लॉटिस के ना ऊपर वाली साइड पर इस तरह से टिश्यू का एक फ्लैप होगा जिसको हम क्या नाम दे देंगे, दिस वन इज नोन एज, ये जो है इसको क्या नाम देंगे, इसको हम नाम दे देंगे एपिग्लॉटिस का। क्या नाम देंगे, एपिग्लॉटिस का नाम दे देते हैं। इज इट क्लियर, यहां तक बात समझ में आई। एपिग्लॉटिस क्या है, आपने कहना है कि ये सुराख जिसका नाम है ग्लॉटिस, उसकी हिफाजत में एक टिश्यू का पर्दा है, एक फ्लैप है जिसका नाम होगा एपिग्लॉटिस। अच्छा, अब ये हिफाजत किस चीज की करता है, हिफाजत बेटा ये इस चीज की करता है कि जब हम खाना खाते हैं, खाना खाने के दौरान आपने ऑब्जर्व किया होगा कि हम सांस नहीं ले पाते। जब हमारा निवाला अंदर की जानिब जाता है, जरा कोशिश करें, जरा हम ऐसे करते हैं इनगल्फ बेटा, जब हमारा निवाला अंदर की जानिब जा रहा होता है उस वक्त आपका जो ट्रैकिया है ये ऊपर की तरफ मूव करेगा। सही है, क्या है ये आपका बेटा ट्रैकिया, कुछ इस तरह से अंदाजा कर लें, ये ऐसे है कुछ, ठीक है। अब जो ट्रैकिया है ये ऊपर की जानिब मूव करेगा। जब ट्रैकिया ऊपर की जानिब मूव करेगा तो ये जो आपके पास है एपिग्लॉटिस पहले बिल्कुल सीधा खड़ा है, उससे ये ओपनिंग जो है ये बिल्कुल ओपन है। लेकिन जैसे ही आपने जो निवाला है खुराक का वो अंदर की तरफ मूव किया, टंग आपके अंदर की तरफ जाएगी, जुबान अंदर की तरफ, पहले जुबान ऊपर उठेगी फिर अंदर की जानिब जाएगी। जब जुबान अंदर की जानिब आएगी तो ट्रैकिया ऊपर की जानिब उठेगा। जब ट्रैकिया ऊपर की जानिब उठेगा, उसके उठने से ये जो टिश्यू का पर्दा होगा ना इस तरह से, ये ऐसे बेंड हो जाएगा। जब ये ऐसे बेंड हो जाएगा तो बेंड होने से ये जो पर्दा है ये इस सुराख को कवर अप कर देगा। ऐसे इस सुराख को इसने क्या कर दिया, कवर अप कर दिया। अब देखिए जब कवर अप किया तो जो खुराक का निवाला है यहां से आ रहा है, ये खुराक का निवाला यहां से आएगा और आने के बाद टकराएगा यहां से, क्योंकि उस सुराख को तो कवर अप कर दिया है, ढक दिया गया है। तो वो टकराने के बाद किस तरफ चला जाएगा, वो डियर फ्रेंड्स यहां पर चला जाएगा ओसोफेगस की तरफ। और यही वजह है कि डियर फ्रेंड्स जो खुराक होती है वो हमारी हवा वाली नाली में नहीं जाती, यानी कि विंड पाइप यानी कि ट्रैकिया में नहीं जाती। अगर जो आपका खुराक है वो हवा वाली नाली में चली जाएगी तो उसी वक्त खांसी आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। उसी वक्त क्या होना, खांसी आना शुरू हो जाएगी। और डियर फ्रेंड्स अगर
सकिंग के दौरान कोई चीज़ खा रहे हैं और वो हमारे लंग्स के अंदर चली जाए और हम उसको, उस डिजीज़ को, उस कंडीशन को एक स्पेशल नाम देते हैं, हम उसको कहते हैं एस्पायरेशन नमोनिया। इसको नमोनिया हो गया, इसका इलाज तो नहीं होता, इसका इलाज ये होता है कि आप रेस्ट करें और अगर कंडीशन ज़्यादा क्रिटिकल है तो डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। इज़ इट क्लियर? अब हम चलते हैं डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट आपके पास ट्रैकिया वाले पोर्शन की जानिब, लेकिन उससे पहले एक एमसीक्यूज़ है। एमसीक्यूज़ इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन अगर हम चैप्टर नंबर स्पोर्ट एंड मूवमेंट के अंदर जाएंगे तो वहाँ पर ये आपको बाकायदा स्टेटमेंट देखने को मिलेगी, और वो ये है कि जो फेरेंक्स होता है ये मस्कुलर पासेज है, लेकिन जो लेरेंक्स होगा डियर फ्रेंड्स ये आपके पास कार्टिलेज से मिलके बना होता है। कार्टिलेज कहते हैं नरम हड्डी को। अब डियर फ्रेंड्स अगर मैं कार्टिलेज की बात करता हूं तो यहाँ पर कौन सा कार्टिलेज आपको देखने को मिल रहा है? यहाँ पर हाइलियन कार्टिलेज देखने को मिल रहा होता है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट आपके पास लेरेंक्स के बाद जो पार्ट है वो है ट्रैकिया। ट्रैकिया का सेकंड नेम क्या है? विंड पाइप। अब पॉइंट ये है कि जो हवा की नाली है वो कोलैप्स नहीं होती, या फिर आपके जहन में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो हवा है वो भाई ट्रैकिया के बजाय ओसोफेगस में क्यों नहीं जाती? आ सकता है ना क्वेश्चन, ट्रैकिया के बजाय ओसोफेगस में क्यों नहीं जा रहे? उसका एक सिंपल सा आंसर है डियर फ्रेंड्स, जब खुराक ने गुजरना है तो ओसोफेगस उसी वक्त ओपन है, उसके ऊपर कोई पर्दा नहीं है जो उसकी हिफाजत कर रहा है। असल में ओसोफेगस ना ऐसे कोलैप्स हो जाता है, लेकिन जैसे ही ऊपर से फूड का निवाला आएगा तो ओसोफेगस इस तरह से ओपन हो जाएगा, और ओसोफेगस के ओपन होने की वजह से जो खुराक होगी वो अंदर की तरफ मूव कर जाएगी, और जब निवाला गुजर जाएगा ओसोफेगस फिर कोलैप्स। तो इसी वजह से जो हवा है वो स्टमक में जाने के बजाय वो किधर चली जाएगी? वो ट्रैकिया के अंदर चली जाएगी। फिर प्रॉब्लम ये है कि अगर जो हवा है वो हमारे स्टमक में नहीं जा रही, लेकिन सम टाइम जो हवा होती है डियर फ्रेंड्स वो स्टमक से रिलीज तो हो रही होती है ना, जिसको हम नाम देते हैं ब्लड का। ठीक है, ब्लड। अब उस कंडीशन में क्या होता है कि डियर फ्रेंड्स वो जो हवा होती है वो हमारे स्टमक के अंदर होने वाले केमिकल रिएक्शंस के नतीजे में प्रोड्यूस हो रही होती है, दैट्स इट, और कुछ नहीं होता है। अब डियर फ्रेंड्स फाइनली जो हवा है वो ट्रैकिया में आ गई। तो ट्रैकिया को आपको याद रखना है कि ये विंड पाइप है, ये कोलैप्स इसलिए नहीं होता क्योंकि इसमें कार्टिलेज है, और ओसोफेगस कोलैप्स इसलिए होता है क्योंकि उसमें कार्टिलेज नहीं होते। ठीक है, अब कार्टिलेज कौन से होते हैं डियर फ्रेंड्स? आपने कहना है कि इसमें सी शेप कार्टिलेज होते हैं। आपने देखा होगा यहाँ पर जो कार्टिलेज है वो बिल्कुल ऐसे सी शेप होते हैं। ठीक है, सी शेप कार्टिलेज होते हैं जो इसको कोलैप्स नहीं होने देता। इज इट क्लियर? अब डियर फ्रेंड्स प्रॉब्लम यही है कि अगर कार्टिलेज की बात करें तो हमें पता होना चाहिए कि अगर इधर हाइलियन कार्टिलेज है तो इधर कौन सा कार्टिलेज है, तो इधर भी आप यही कहेंगे कि इधर वाली साइड पर भी जो कार्टिलेज होगा डियर फ्रेंड्स वो कौन सा होगा? हाइलियन कार्टिलेज ही रहने वाला है। नेक्स्ट वन इज ब्रोंकाई। क्या होती है डियर फ्रेंड्स? जैसे ही ये जो ट्रैकिया है ये हमारे सीने में आता है, यहाँ पर चेस्ट कैविटी में, ये आते ही दो हिस्सों में, दो नालियों में ऐसे डिवाइड हो जाएगा। इन दो नालियों को नाम देंगे ब्रोंकाई का। क्या नाम देंगे? ये देखें, ये आ गए ब्रोंकाई। ठीक है, व्हाट इज ब्रोंकाई? ट्रैकिया सीने में एंटर होने के बाद दो नालियों में डिवाइड हो जाएगा, जिसको कहेंगे ब्रोंकाई। राइट ब्रोनोकाई जो होगी वो राइट लंग्स में एंटर होगी, जो लेफ्ट ब्रोनोकाई है वो लेफ्ट लंग में एंटर होगी। जैसे ही ब्रोनोकाई लंग्स में एंटर होती है तो एंटर होने के बाद ये ब्रोनोकाई छोटी छोटी देखें टब्यूल्स में डिवाइड हो रही है। इधर देखते जाएं, ये देखें, ये इनको क्या नाम दे देंगे डियर फ्रेंड्स? इनको हम नाम दे देंगे, दिस वन इज नोन एज ब्रोनोक्यूल्स का। क्या नाम दे देंगे? ब्रोनोक्यूल्स का। तो देखिए ब्रोनोकाई, ब्रोंकाई के बाद ब्रोंक्यूल्स, और ब्रोंक्यूल्स जब मजीद डिवाइड हो रही है, और ये देखें ब्रोंक्यूल्स देखें मजीद आगे के जाने छोटी छोटी नालियों में डिवाइड होती जा रही है, और जब ब्रोंकाई जो ब्रोंक्यूल्स हैं वो मजीद छोटी छोटी नालियों में डिवाइड हो जाएगी, हम उसको क्या नाम दे देंगे? उनको हम नाम दे देंगे एल्वियोलर डक्ट्स का। क्या नाम देंगे? एल्वियोलर डक्ट्स का। और एल्वियोलर डक्ट्स का जो इख्तिताम है वो कहाँ पर होगा? वो हवा की एक थैली पर होगा, और उन थैलियों को क्या नाम दे देंगे? उनको नाम दे देंगे डियर फ्रेंड्स एल्वियोलाई, और एल्वियोलाई को हम डियर फ्रेंड्स एक और नाम देते हैं, इट्स नेम इज द एयर सैक्स। और एल्वियोलाई के इर्द गिर्द किस चीज़ का नेटवर्क होता है डियर फ्रेंड्स? बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। आपने कहना है कि एल्वियोलाई के इर्द गिर्द जिस चीज़ का नेटवर्क होगा दैट इज द कैपिलरीज। तो कैपिलरीज का जो गुच्छा होता है वो किसके इर्द गिर्द होता है? एल्वियोलाई को घेरे हुए होता है। सो यहाँ पर डियर फ्रेंड्स आपका जो एयर पासेज वे है वो कंप्लीट हो रहा है। अब हम उसका नेक्स्ट जो फेज है वो समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर जो गैसों का तबादला है लंग्स के अंदर या फिर एल्वियोलाई में जहाँ पर हवा आ चुकी है वहाँ पर कैसे होगा। तो डियर फ्रेंड्स इसका एक सिंपल सा सोल्यूशन मैं बताता हूँ आपको। सपोज दैट दिस वन इज योर एल्वियोलाई। ये एल्वियोलाई आ गया, इसको मैंने बड़ा कर दिया, जो यहाँ पर छोटी सी डायग्राम है। अब इस एल्वियोलाई के ऊपर आपको कुछ इस शेप के अंदर देखने को मिलेगा, बिल्कुल नेटवर्क ऐसे कुछ, यानी कि एक पूरा कंप्लीट नेटवर्क मैं जल्दी से बना रहा हूं, ऐसे बना हुआ होगा। अब जो हवा है वो कहां पर आ गई है? एयर पहुंच गई है एल्वियोलाई में। अब जरा समझिए,
डियर फ्रेंड्स, अगर मैं ब्लड वेसल्स की बात करता हूं तो डियर फ्रेंड्स, जितनी भी आर्टरीज होती हैं, तमाम आर्टरीज के अंदर जो ब्लड होता है वो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब ऐसा ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन मौजूद होती है। लेकिन बॉडी की, अगर मैं जितनी भी मेरी बॉडी के अंदर वेन्स हैं या आपकी बॉडी के अंदर है, सभी वेन्स के अंदर जो ब्लड होगा दैट इज द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड, वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। हमारी बॉडी में सिर्फ एक आर्टरी ऐसी होती है जिसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, बाकी तमाम आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड है, लेकिन एक आर्टरी में है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये बात समझने की है कि वो कौन सी आर्टरी है जिसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। और इसी तरह से एक वेन ऐसी होती है जिसका नाम है पल्मोनरी वेन, और उसके अंदर है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, बाकी तमाम वेन्स में है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब जरा समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे गैसों का तबादला होगा। डियर फ्रेंड्स, मेरा हार्ट जो कि मेरे दोनों लंग्स के दरमियान में मौजूद है, जब वो ब्लड को पंप करेगा, ब्लड को पंप करने से वो ब्लड मेरे बॉडी के पूरे हिस्सों में चला जाएगा। और किसके जरिए से जाएगा? आर्टरीज के जरिए से। आर्टरीज ऐसे ब्लड वेसल्स जो ब्लड को हार्ट से बॉडी के पार्ट्स की तरफ लेके जाती हैं, उनको कहेंगे आर्टरीज। तो डियर फ्रेंड्स, यहां पर देखिए जरा, जैसा ही हार्ट ने ब्लड को पंप किया, कौन सा ब्लड है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि मैंने कहा था कि तमाम आर्टरी में ब्लड कौन सा होगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। तो हार्ट ने ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप किया, जो कि आर्टरी की मदद से मेरी बॉडी के हर हिस्से में गया, ब्रेन से लेके पैरों तक हर एक हिस्से में गया। उसके बाद देन क्या हुआ डियर फ्रेंड्स? ऑक्सीजन का तबादला हो गया। अब वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड चेंज हो गया डीऑक्सीजनेटेड में, क्योंकि ऑक्सीजन निकलकर मेरे बॉडी के हिस्सों में चला गया। अब बॉडी से वापस जो ब्लड जा रहा है वो हार्ट की जानिब जा रहा है, और उसको लेके कौन जा रहा है? उसको लेके जाएंगे वेन्स। अब वेन्स लेके जा रही है, और वेन्स के अंदर ब्लड कौन सा है? डीऑक्सीजनेटेड। यानी कि अब हार्ट के अंदर ब्लड कौन सा पहुंच गया? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंच गया है। डियर फ्रेंड्स, ये हार्ट के अंदर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये मूव करके जाएगा टुवर्ड्स द लंग्स। लेकिन इस बार किसकी मदद से जाएगा? आर्टरी जरूर लेके जाएगी, क्योंकि मैंने कहा था कि आर्टरी ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाती हैं। इस बार आर्टरी तो जरूर जा रही है, लेकिन आर्टरी का नाम क्या है? पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी का मतलब होता है, जहां पर लफ्ज पल्मोनरी आ जाए वहां पर समझ जाना है कि कोई भी चीज है जो कि लंग्स से रिलेटेड है। यहां पर पल्मोनरी आर्टरी का मतलब एक ऐसी आर्टरी जो ब्लड को लेके जाएगी हार्ट से दूर, लेकिन चूंकि लफ्ज पल्मोनरी आ गया तो पल्मोनरी किससे रिलेटेड है? लंग्स। तो इसका मतलब है हार्ट से लंग्स की जानिब लेके जा रही है। और पल्मोनरी आर्टरी वाहिद आर्टरी है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब समझ आ गया आपको कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किस लिए है? इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इसलिए है क्योंकि बॉडी के जो बाकी पार्ट से हार्ट में ब्लड आ रहा था वो डीऑक्सीजनेटेड था। दैट्स वाई यहां पर जो ब्लड है वो कौन सा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो कि पल्मोनरी आर्टरी के जरिए से लंग्स में जा रहा है। अब लंग्स के अंदर ब्लड पहुंचा, जैसे ही पल्मोनरी आर्टरी ब्लड लेके लंग्स में पहुंची, ये फॉर एग्जांपल ये अब हमारे पास आ गई पल्मोनरी आर्टरी जो कि ब्लड लेके लंग्स में पहुंच गई। जैसे ये लंग्स में इंटर होगी, लंग्स में इंटर होने के बाद ये डिवाइड हो जाएगी, देखिए छोटी छोटी नालियों में, जिनको हम नाम दे देंगे आर्ट्रियूल्स का। क्या नाम दे दिया? आर्ट्रियूल्स। और आर्ट्रियूल्स जब मजीद छोटी नालियों में डिवाइड हो जाएंगी वो बन जाएंगी कैपिलरीज, और कैपिलरीज का गुच्छा मैंने कहा था किसके ऊपर बन जाएगा? एल्वियोलाई के इर्द गिर्द बन जाएगा। अब एल्वियोलाई के इर्द गिर्द कैपिलरीज का नेटवर्क बन गया, और मैंने ये भी कहा था कि गैसों का तबादला एल्वियोलाई में होगा, और उसकी एक वजह भी है। उसकी वजह यह है कि क्योंकि एल्वियोलाई के इर्द गिर्द नेटवर्क किस चीज़ का? कैपिलरीज का नेटवर्क है। और कैपिलरीज की अगर डियर फ्रेंड्स हम बात कर रहे हैं तो कैपिलरीज बहुत ही पोरस वाल्स होती हैं, बारीक वाल ब्लड वेसल्स होती हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर गैसों का तबादला हो जाएगा। इज इट क्लियर? यहाँ तक बात समझ में आई? तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे पास बेसिकली कैपिलरीज आ गई, कैपिलरीज से गैसों का तबादला हुआ, जितनी भी ऑक्सीजन थी हवा के अंदर जो कि एल्वियोलाई में आई थी वो वहां से मूव करके कहां पर आ गई? कैपिलरीज के अंदर मौजूद ब्लड है उसमें आ गई। यानी कि अब जो ब्लड है वो डीऑक्सीजनेटेड से क्या हो गया? ऑक्सीजनेटेड। अब कैपिलरीज दोबारा आपस में मिलेंगी तो उनके मिलने से बन जाएंगी वेन्यूल्स, और वेन्यूल्स के मिलने से बन जाएगी वेन। चूंकि वो वेन कहां पर है? लंग्स में है, तो हम उसको नाम देंगे पल्मोनरी वेन। तमाम वेन्स में ब्लड था डीऑक्सीजनेटेड, लेकिन पल्मोनरी वेन वाहिद वेन है जिसमें ब्लड है ऑक्सीजनेटेड, क्योंकि लंग्स में गैसों के तबादले के बाद ऑक्सीजन ब्लड में ऐड हो गई। तो दैट्स वाई यहाँ पर जो ब्लड बन गया वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन गया, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन के रास्ते से लंग से होता हुआ वापस हार्ट में आ जाएगा, और इस तरह से हमारी बॉडी के अंदर जो चक्कर है वो दोबारा फिर ऐसे स्टार्ट होता रहेगा, और इसी तरह से गैसों का तबादला होता रहेगा। सो होप सो डियर फ्रेंड्स, आपको ये टॉपिक कंप्लीटली समझ आ चुका है। अगर मज़ीद आपका कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट सेक्शन में लाजमी
पूछिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी है, समझ आई है, तो फ्रेंड्स के साथ या फिर अपने दोस्तों के साथ या फिर जो भी आपको जानने वाला है, ठीक है, या फिर आपके जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वहाँ पर लाजमी एक बार शेयर कर दीजिएगा। शुक्रिया एंड अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे कनेक्टेड।